Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. Today we will discuss chapter number 4 of microbiology CNA class, human and microbial interaction. ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ है डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा, लिस्ट एट लीस्ट 3 बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा एंड डिफाइन नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन एंड लिस्ट एट लीस्ट 3 measures टू कंट्रोल नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस नॉर्मल फ्लोरा. नॉर्मल फ्लोरा को हम इंडिजीनियस माइक्रोबायोटा या माइक्रोबायोम भी कहते हैं. जब हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस या मुख्तलिफ़ माइक्रोब्स रहने लगे हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के अंदर, ख़ास तौर पर इंटेस्टाइन में, एनो हमारी बॉडी से फ़ायदा ले, हमारी बॉडी से बेनिफिट ले, लेकिन हमें नुकसान ना पहुंचाए, हमें उन माइक्रोब से कोई ख़तरा ना हो, तो इसको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं. नॉर्मल फ्लोरा को हम ये वो ऑर्गेनिज़म है जिसको हम कमेंसल कहते हैं. कमेंसल का मतलब क्या है? जो कि होस्ट से बेनिफिट ले रहा है लेकिन उसे डैमेज नहीं पहुंचाता. ये हमारे मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स में मौजूद होते हैं, जैसे स्किन में मौजूद होते हैं, माउथ, नोज़, थ्रोट, जीआई ट्रैक एंड यूरोजेनिटल ट्रैक. Now we will discuss the difference between resident and transient normal flora. Period of colonization. ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास बहुत शार्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहता है, जो कि रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा होता है वो ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए हमारी बॉडी के अंदर अपनी कॉलोनी बनाता है. एंड साइट ऑफ कोलोनाइजेशन. जो ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा है ये मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट में एक साथ में मौजूद नहीं हो सकता, ये सिर्फ चंद मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट में हो सकता है. जबकि ऑन दी अदर साइड रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा हमारे साथ स्किन में भी हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जीआई ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, इन सारी जगहों पर ये अवेलेबल हो सकता है. एडाप्टेबिलिटी मतलब उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडाप्ट करना, इसको हम एडाप्टेबिलिटी कहते हैं. उसके साथ अपने आप में चेंजेस लाना. ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास इतना ज़्यादा वेल अडाप्टेड नहीं है लोकल एनवायरनमेंट के साथ, उनकी एसिडिटी के साथ, टेम्परेचर के साथ, जबकि रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा वेल अडाप्टेड है. सेंसिटिविटी टू इम्यून सिस्टम. हमारे साथ जो ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा होता है वो इम्यून रिस्पांस को एक्टिवेट कर सकता है और कभी कभार इम्यून रिस्पांस एक्टिवेट होकर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ भी बनाता है. जबकि रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा हमारे साथ इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता और ना इम्यून सिस्टम उसको फॉरेन बॉडी समझता है. रोल हमारे साथ दोनों का क्या है? रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी का जो होम्योस्टेसिस सिस्टम है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, जबकि ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा का ऐसा कोई रोल नहीं है. परसिस्टेंट
ज़्यादा समय के लिए कौन रहता है, कौन कॉलोनी बनाता है, वो हमारे साथ रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा ज़्यादा टाइम के लिए रहता है हमारी बॉडी में। उसकी कुछ एग्जांपल है हमारे साथ, सम ट्रांजिएंट फ्लोरा लाइक कैंडिडा, नोरोवायरस एंड निमोकोकस। ये हमारे साथ ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा के एग्जांपल हैं। जो रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा है उसमें हमारे साथ स्टेफाइलोकोकस आता है, माइक्रोकोकस आता है एंड कॉर्निबैक्टीरियम आता है। अब हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं, जिसे स्किन में अलग पाया जाता है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में अलग, हमारे माउथ में डिफरेंट नॉर्मल फ्लोरा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन को डिस्कस कर लेते हैं। स्किन में हमारे साथ जो नॉर्मल फ्लोरा पाया जाता है, इस एपिडर्मिडाइटिस, ये हमारे साथ एक नॉर्मल फ्लोरा है। दूसरा जो है सी अल्बिकेन है, जो कि हमारे साथ प्रोस्टेटिक हार्ट वॉल इन्फेक्शन भी काज करता है, प्रोस्टेटिक जॉइंट इन्फेक्शन काज करता है, और मुख्तलिफ ब्लड स्ट्रीम में अगर कोई स्किन पे कट लग जाए तो वो ब्लड स्ट्रीम में इंटर होकर मुख्तलिफ इन्फेक्शन काजेस कर सकता है, एंडोकार्डाइटिस काज कर सकता है। हमारे साथ स्किन के जो नॉर्मल फ्लोरा है उसमें स्ट्रेप्टोकोकी है, स्टेफाइलोकोकी है एंड कैंडिडा अल्बिकेन है। नेक्स्ट हमारे साथ है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में माउथ एंड थ्रोट में हमारे पास वेरिडान स्ट्रेप्टोकोकी पाया जाता है एंड ये हमारे साथ कौन सा डिजीज़ काज कर सकता है, सबएक्यूट एंडोकार्डाइटिस। जो इन्फ्लामेशन ऑफ द हार्ट मसल है, उनकी जो इनसाइड लेयर है उसको इफ़ेक्ट कर सकता है, इन्फ्लामेशन काज कर सकता है। दूसरी जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में पाए जाते हैं, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मस है, एपिडर्माइडिस एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। माउथ में हमारे साथ स्ट्रेप्टोकोकी, निसीरिया, बैक्टीरियाइड्स एंड कैंडिडा अल्बिकेन पाया जाता है। अब जीआई ट्रैक्ट को अगर हम देख लें, जीआई ट्रैक्ट में जो स्टमक होता है हमारे साथ, उसमें ज़्यादातर नॉर्मल फ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। उसकी एक वजह है, उसकी रीज़न क्या है, हमारे साथ इचसीएल मौजूद होता है स्टमक में, जिसका पीएच बहुत ज़्यादा लो होता है, राउंड अबाउट 1 to 3 पीएच होता है उनका। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्म्स जो है ना किल हो जाते हैं। जो फूड हम खाते हैं, जो वाटर हम लेते हैं, उसके साथ अगर कोई जर्म हमारे स्टमक के अंदर चला भी जाए तो वो पीएच की आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर हम कोलोन को देखें, इंटेस्टाइन को देखें, तो उसमें हमारे साथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। फिर उसके हमारे बॉडी में मुख्तलिफ फंक्शन है, डाइजेशन में हेल्प करता है, मुख्तलिफ विटामिन्स बनाता है, विटामिन ई बनाता है, विटामिन बी कम्प्लेक्स बनाता है। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको जगह देने से, उसको कॉलोनी बनाने से रोकते हैं। इम्यून सिस्टम में, होम्योस्टेसिस में हमारे साथ हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। वेजाइना में हमारे साथ लैक्टोबैसिली जो नॉर्मल फ्लोरा है वो पाया जाता है, जो कि वेजाइना का पीच जो है ना वो लो रखता है, ताकि वहाँ पे जर्म इजीली कॉलोनी ना बना पाए। एंड जो सी अल्बिकेन है वो हमारे साथ वेजाइनाइटिस का मेन काज है, इन्फ्लामेशन ऑफ द वेजाइना। एंड यूरेथ्रा में हमारे पास इस एपिडर्माइडिस पाया जाता है एंड एक कुली भी पाया जाता है, जो कि यूटीआई का मोस्ट कॉमन काज है। अब हमारे पास बेनिफिशियल रोल क्या है नॉर्मल फ्लोरा का, क्या फ़ायदा पहुंच जाता है हमारे बॉडी को, हमारे जिस्म को।
तो सबसे पहला जो रोल है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। हमारे गट में जो माइक्रोबायोटा पाया जाता है वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं उनकी कॉलोनी को प्रिवेंट करता है, उनको जगह नहीं देता ताकि वो हमारी बॉडी में कॉलोनी बनाए, ग्रोथ करे और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर होते हैं, उनको डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए इजीली अब्जॉर्ब होता है। इम्यून सिस्टम में हमारे साथ ये हेल्प करता है ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्थी रहे, बैलेंस रखता है इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में। एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट विटामिन, जो विटामिन के है, विटामिन बी है, उसको सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे साथ है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन को हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। पर एक पेशेंट हमारे साथ हॉस्पिटल में आया एक डिज़ीज़ के साथ और हॉस्पिटल में उसी कोई और इन्फेक्शन भी साथ हो गया, कोई और डिज़ीज़ उसको काज हो गया, या एक हेल्थी पर्सन हॉस्पिटल में आया, उसको कोई डिज़ीज़ नहीं था लेकिन जैसे हॉस्पिटल में आया उसको इन्फेक्शन हो गया, या हेल्थ वर्कर को कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है या हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन है, इसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। वेयर डू द माइक्रोब कम फ्राम? मुख्तलिफ चीज़ों से माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से, एयर से, वाटर से, डस्ट से। मतलब हॉस्पिटल में जो कैथेटर, आईवी फ्लूइड हो गया, वॉश बॉल, बेड पेन, एंडोस्कोप, या मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर या रिस्पायरेटरी इक्विपमेंट, इन सारी चीज़ों से चांसेस है अगर वो स्टेराइल ना हो, इन्फेक्शन फ्री ना हो या डिसइंफेक्ट ना हो, तो चांसेस है कि उससे माइक्रोब ट्रांसफ़र हो जाए। फिर हमारे साथ दो सोर्सेस है इन्फेक्शन लगने के। एक है एंडोजीनियस इन्फेक्शन, जब पेशेंट का जो अपना ओन माइक्रोबायोटा है, उनकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, नॉर्मल फ्लोरा है, अगर हम एब्डामन की सर्जरी करें और वो नॉर्मल फ्लोरा गट से बाहर निकल के स्टमक में आ जाए, पेट में आ जाए, एब्डामन में आ जाए, तो ऑपरेशन के ज़रिए किसी इंस्ट्रूमेंट मैनिपुलेशन की वजह से, तो उसको हम एंडोजीनियस इन्फेक्शन कहेंगे, क्योंकि वो उस पर्सन की अपनी इंटरनल बॉडी से हो गया उनको। या आप आईवी लगाते हैं, कोई कैथेटर पास करते हैं, उसकी स्किन पे कोई इन्फेक्शन था, आपने अल्कोहल स्वैब यूज़ नहीं किया, तो उसकी स्किन के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया, तो एंडोजीनियस इन्फेक्शन में आता है। एंड एक्सोजीनियस इन्फेक्शन हमारे साथ जब बाहर किसी और शख्स से आपको इन्फेक्शन लग जाए, हॉस्पिटल से हो जाए, दूसरे दोस्त से, स्टाफ मेंबर से लग जाए, तो उसको हम एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहते हैं। रिस्क फैक्टर हमारे साथ क्या क्या है कि इस पर्सन को नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में रहता है, स्टे बहुत ज़्यादा करता है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें कट लगने की चांसेस है, सर्जरीज होती है, कोई वेंट पे जा रहा है, कैथेटर उसको पास हो रहा है, या जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो रही, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन काज हो सकता है। तो सबसे पहले हमारे साथ है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। इसको हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। अगर आप कोई किसी पेशेंट को कैथेटर पास कर रहे हैं, उस कैथेटर पे कोई इन्फेक्शन है, आपने प्रॉपर हाइजीन, पीपीई फॉलो नहीं की, प्रोटोकॉल, इन्फेक्शन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, उसको इन्फेक्शन काज हो गया, तो उसको हम यूटीआई कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। पेशेंट है, उसकी सर्जरी हो रही है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो कंटेमिनेटेड है, प्रॉपर स्टेरिलाइज नहीं है, पुअर हैंड हाइजीन प्रैक्टिस है हमारे साथ, तो चांसेस है उस पेशेंट को इन्फेक्शन काज हो जाए।
सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जो सेंट्रल लाइन हम पास कर रहे हैं, सेंट्रल वीनस कैथेटर हम पास करते हैं, उसके दौरान किसी पेशेंट को इन्फेक्शन का हो जाए उस कैथेटर की वजह से या हमारे लापरवाही की वजह से, हमने प्रॉपर पीपीई फॉलो नहीं की, हैंड वॉशिंग प्रॉपर नहीं की, ग्लव्स स्टेराइल ग्लव्स नहीं पहने हमने, तो चांसेस है पेशेंट को इन्फेक्शन का हो जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसको हम वेब भी कह सकते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वेंटिलेटर में, जो ट्यूब यूज़ करते हैं, तो चांसेस है कि अगर वो क्लीन ना हो, डिसइंफेक्टेड ना हो, आप प्रॉपर सक्शन ना करें प्रॉपर टाइम टू टाइम, तो निमोनिया का हो सकता है उस पर्सन को। नेक्स्ट हमारे साथ है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन, CDI इसको हम कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक डायरियल इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल से हो सकता है। अगर आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो और उसकी वजह से आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है गट का और डिस्टर्ब हो जाए, तो उसकी वजह से डायरिया का हो सकता है। नेक्स्ट हमारे साथ है मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस एरियस, MRSA को हम कह सकते हैं। ये हमारे साथ एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि बहुत सारे एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट शो करता है। तो अगर ये इन्फेक्शन कास हो गया किसी को, तो बहुत सारे एंटीबायोटिक उस पर इजीली काम नहीं कर सकते। MRSA की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शन कास हो सकती है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन या निमोनिया कास हो सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हैं वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरिकोकी इन्फेक्शन। जो एंटीबायोटिक है वेनकोमाइसिन, अगर उसके खिलाफ रेजिस्टेंट बन जाए तो उसको हम वेनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटीरिकोकी इन्फेक्शन कहते हैं। फिर उस पर वेनकोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होता है वो इजीली काम नहीं करता। इसमें हमारे साथ UTI आता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन आ सकता है, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन आ सकता है। एंड नेक्स्ट हमारे साथ है नोरोवायरस आउटब्रेक। अगर नोरोवायरस हमारे साथ एक हाईली कंटेजिनियस वायरस है जिसकी वजह से गैस्ट्रोएंटराइटिस, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक है, मुख्तलिफ जो एरियाज़ आते हैं, कोलोन आता है, इंटेस्टाइन आता है, उनकी इन्फ्लामेशन कास हो जाए और उस वायरस की वजह से उसको हम नोरोवायरस आउटब्रेक कहते हैं। ये अगर हॉस्पिटल में आउटब्रेक हो जाए तो मुख्तलिफ पेशेंट को हो सकता है, हेल्थ केयर वर्कर को हो सकता है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो करनी होती है। तो आई थिंक आज के लिए हमारा इतना लेक्चर काफ़ी है। इंशाल्लाह कल से हम प्रिवेंशन को स्टार्ट करेंगे कि हम इन सारे इन्फेक्शन को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, कि ना हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फेक्शन हो जाए, ना पेशेंट को हो जाए, ना नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो होता है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, उनके चांसेस हमारे साथ कम से कम हो जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।